स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नियोजित अर्थव्यवस्था। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विकास के लिए खाका अथवा नियोजन। जो विकास के लिए जब हमारे भारत देश आजाद हुआ था तो उसके बाद जो विकास का मुद्दा है हमारे भारत देश के सामने प्रकट हुआ कि कौन से विकास के मॉडल को अपनाना चाहिए। तो फिर जब ज्यादा बहसें हुई और उसके बाद जो चर्चा के बाद निर्णय निकला जो कि सामाजिक जिससे कि सामाजिक न्याय भी प्राप्त हो और साथ साथ में देश का विकास भी हो, वो विकास का जो मॉडल था वो था मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल, जिसमें सामाजिक और पूंजीगत दोनों जो मॉडल थे वो शामिल हो गए थे। तो देखिए, अब जो विकास के लिए खाका अथवा जो नियोजन है, विकास के लिए जो खाका किया गया था या फिर नियोजन मतलब जो योजना बनाई गई थी उसका किस प्रकार से जो योजना है वो बनाई गई थी या फिर उसका जो खाका है वो किस तरीके से तैयार किया गया था। तो देखिए, विकास हेतु योजना बनाने पर सबकी सहमति। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो विकास हेतु जो योजना बनानी थी, जो प्लानिंग करनी थी विकास के लिए कि किस प्रकार से हमारा देश विकसित देश कहलाए और किस प्रकार से जो हमारा देश है पिछड़ी अर्थव्यवस्था से दूर हटकर विकास की गति को प्राप्त करे। तो उसके लिए जो विकास हेतु जो योजना बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि कोई भी काम बिना योजना के पूर्ण नहीं हो सकता है। तो योजना बनाने की जब जरूरत पड़ी तो उस पर ऐसा नहीं था कि एक वर्ग जो था वो उसकी सहमति कर रहा था, उसके प्रति सहमत था और दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जितने भी दक्षिणपंथी वामपंथी जितने भी थे वो सब के सब विकास हेतु योजना चाहते थे। उनका मानना था कि योजना बनाकर ही विकास की गति को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि योजना के बिना कोई भी कार्य असफल हो जाता है। चाहे उस समय कितने मतभेद रहे हों किसी भी मुद्दे को लेकर, परंतु विकास हेतु योजना बनाने के ऊपर जो एक मत सबका था कि विकास के लिए योजना तैयार की जाए और उसके अनुसार विकास की गति को प्राप्त किया जाए। अब देखिए, स्वतंत्रता पूर्व ही जो विकास की जो रणनीति थी उसके लिए एक कदम उठाया गया था जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। यह सन 1944 में जो उद्योगपति है उनका एक समूह कहलाता है बॉम्बे प्लान। प्लान मतलब क्या होता है? प्लान मतलब योजना बनाना। तो बॉम्बे प्लान मतलब जो 1944 में जो उद्योगपतियों का एक समूह था। हम सभी यही सोच रहे थे उस समय, जो भारत के जितने भी लोग थे वो यही सोच रहे थे कि जो निजी क्षेत्र है वो विकास के लिए, जो निजी क्षेत्र नहीं चाहेगा कि जो देश का विकास सामाजिक हाथों में जाकर हो या फिर दोनों की मिलीजुली अर्थव्यवस्था के रूप में हो। तो यह सोचा जा रहा था कि जो निजी क्षेत्र है वो इसका विरोध करेगा। परंतु सन 1944 में जब तक हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी उससे पहले ही ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि जो निजी क्षेत्र है या फिर जो बड़े व्यापारी हैं वो जो नियोजन है उसे महत्व नहीं देंगे, फिर नियोजन को स्वीकार नहीं करेंगे, विकास को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो निजी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो वैचारिक जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो वह नहीं खोना चाहते। इसी कारण यह कहा जा रहा था कि वो नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं चाहेंगे। परंतु सन 1944 में यह जो बॉम्बे प्लान बना उसके तहत जो उद्योगपति थे उनका एक समूह ही था बॉम्बे प्लान। उसके तहत यह बात कह दी गई थी कि यह बात जाहिर कर दी गई थी कि जो निजी अर्थव्यवस्था है वो भी इनके विरोध नहीं है। वो भी क्या चाहती है? नियोजित अर्थव्यवस्था चाहती है, विकसित अर्थव्यवस्था चाहती है। तो उसके लिए उन्होंने एक खाका तैयार किया, एक मसौदा तैयार किया था और उन्होंने सरकार को औद्योगिक जो बॉम्बे प्लान था उसकी राय थी कि वह जो सरकार है वह औद्योगिक और जो आर्थिक निवेश है उसके लिए कुछ कदम उठाए जिसके कारण हमारा देश विकास की गति को प्राप्त कर सके। क्योंकि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की और जो आर्थिक निवेश है उसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए सरकार के द्वारा जिससे कि आर्थिक जो गति है उसको पकड़ा जा सके, क्योंकि हमारा देश काफी पिछड़ गया था। तो इसके द्वारा यह पता चल गया था कि हमारा जो देश में जो उद्योगपति वर्ग है या फिर व्यापारिक वर्ग है या फिर निजी क्षेत्र है वो भी नियोजन के पक्ष में थे। तो इसके कारण नियोजन की जो गति है उसको एक नियोजन की गति विकसित हुई।
अब देखिए योजना आयोग की स्थापना, जो नियोजन है उसके लिए, नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए या फिर विकास की गति या उसका खाका तैयार करने के लिए हमारे देश में कदम उठाया गया, भारत में कदम उठाया गया और योजना आयोग की स्थापना की गई। हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने यही ठीक समझा कि योजना आयोग के द्वारा ही हम जो विकास है उसे प्राप्त कर सकते हैं। योजना आयोग क्या था? अब योजना आयोग एक ऐसा आयोग था जिसके पास वो सारे कार्य थे, उसे तय करना था, ये योजना बनानी थी, ये प्लानिंग करनी थी कि किस प्रकार से हमारा देश विकास कर सकता है, किन क्षेत्रों में ज्यादा महत्व देना चाहिए और किन में नहीं। जैसे कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप भी एक योजना तैयार करते हैं कि इस सब्जेक्ट में जहां पर आप कमजोर है वहां पर ज्यादा आप अपना ध्यान दें, और जहां पर आप की अच्छी पकड़ है तो उस पे आप, जिस पे अच्छी पकड़ है उसे आप जल्दी कवर करें। तो इसी तरीके से जो योजना आयोग था वो भी इसी काम के लिए तैयार किया गया था कि जो योजना तैयार की जाए देश के विकास के लिए, किस प्रकार से जो देश है उसका विकास किया जाए। तो जो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई और इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि जो प्रधानमंत्री मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी प्रधानमंत्री होंगे देश के, हर जितने भी साल में प्रधानमंत्री चेंज होंगे वही क्या होंगे, उसके अध्यक्ष बनते जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री उनकी अध्यक्षता में योजना आयोग जो था उसका कार्यभार होता था। तो यहाँ पर जो ये डेट बताई जाती है या सन बताया जाता है तो आपको वो याद रखना है, जिससे कि जो आपका टीचर के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा, जिससे कि मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो देखिए पंचवर्षीय योजना द्वारा भारतीय विकास, अब जो नियोजन के लिए किस प्रकार से योजना की जाए भारत के विकास की, या विकास का खाका किस प्रकार से तैयार किया जाए, इसके लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। जो पंचवर्षीय योजना है उसके द्वारा समझा गया कि जो भारतीय विकास, पंचवर्षीय योजना का तात्पर्य क्या है? पंचवर्षीय, पंच मतलब 5, वर्षीय मतलब वर्ष, तो 5 वर्ष के लिए योजना तैयार करना, हर 5 वर्ष के लिए योजना तैयार करना, और उस हर 5 वर्ष में क्या करना है, अपना जो योजना तैयार की गई है उसके आधार पर विकास प्राप्त करना। मतलब कि जो 5 साल होंगे, आप जो 5 साल है उसमें क्या करना है, उस 5 साल में जो भी योजनाएं तय की गई है कि इस योजना के आधार पर हम इस 5 साल में इस क्षेत्र में विकास करेंगे या फिर इस प्रकार से हम विकास करेंगे, तो उस विकास को प्राप्त करना ही पंचवर्षीय योजना कहलाता है। तो जो पंचवर्षीय योजना है उसके द्वारा भारतीय विकास तय किया गया। अब देखिए योजना आयोग के कार्य, हमने पढ़े थे कि योजना आयोग जो मार्च 1950 में योजना आयोग बनाया गया था उसके कार्य क्या है, मैंने आपको बता दिया कि योजना आयोग क्या होता है। जो आयोग तैयारी करता है कि किस प्रकार से, किस गति से योजना, किस गति से हम विकसित हो सके, तो उसके कार्य क्या हैं। देखिए अब जो योजना आयोग है, मैं आपको बता दूं जो योजना आयोग है उसका नाम, योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। तो अगर नीति आयोग, वो हम आगे पढ़ेंगे कि नीति आयोग के कार्य क्या हैं। अभी हमें योजना आयोग के कार्य पढ़ने हैं। तो देखिए देश के संसाधनों व पूंजी का अनुमान लगाना, योजना आयोग का कार्य था कि वह देश के जो भी संसाधन है, जितने भी संसाधन है देश में और जो पूंजी है देश में, उसका अनुमान लगाना कि कितनी पूंजी है देश में और कितने संसाधन है, और उसके आधार पर उन्हें विकास की योजना बनाना कि किस क्षेत्र में कितने संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और किस क्षेत्र में कितने संसाधन हैं। तो कितनी पूंजी है हमारे पास, कितने संसाधन है, उनका अनुमान लगाना और उनके आधार पर योजना तैयार करना और उसके द्वारा विकास प्राप्त करना। विकास की योजना बनाना, योजना आयोग का सबसे बड़ा कार्य तो यही था कि वह विकास की योजना बनाए कि किस प्रकार से और किस गति से हम विकास प्राप्त करें। तो जो योजना आयोग थे उसका कार्य विकास की योजना बनाना था। योजना बनाना, विकास की प्राथमिकता निश्चित करना, जो विकास की जो प्राथमिकता है वह निश्चित करना। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि योजना आयोग जो विकास की योजना बना रही है, केवल ऐसा नहीं कि जो योजना है वो योजना ही रह जाए, प्लानिंग ही रह जाए, वो पूरी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी प्राथमिकता निश्चित करनी है कि जो विकास है वो प्राप्त करें हम, जिस प्रकार से योजना आयोग ने तय किया कि इस प्रकार से इस गति से इतने सालों में हम क्या करेंगे, विकास प्राप्त करेंगे, इतने समय में हम विकास प्राप्त करेंगे, तो उतने ही समय में हमें
विकास प्राप्त करना है। तो योजना जो है, जो भी योजना बनाई जाए उसी गति से हम विकास प्राप्त करें। जैसे कि ऐसा होता है कि बहुत बार हम जब पढ़ाई के लिए कोई भी योजना बनाते हैं तो कभी कभार हम उसे अधूरी छोड़ देते हैं, या फिर किसी ना किसी कारण वो हमारी अधूरी रह जाती है। तो ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, अपनी जो पढ़ाई है, जो भी योजना बनाई है उसको पूरा करना है। तो इसी प्रकार से योजना आयोग का कार्य था, जिस कार्य के लिए योजना आयोग का गठन हुआ है उस कार्य को वह पूरा करे। विकास योजना के बाधक कारकों का पता लगाना। और फिर योजना आयोग का कार्य यह भी था कि हमारा जो देश था, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे देश में हमें भी नहीं, हमारे देश में जो कृषि में 85% से भी ज्यादा जो लोग थे लगे हुए थे, फिर भी पता नहीं क्यों हमारा देश इतना पिछड़ता जा रहा था। तो उसका कार्य यह भी निकल के आया कि जो योजना आयोग है, जब कुछ साल बीते और हमारे देश में कुछ अलग नहीं दिखाई दिया, विकास की गति नहीं दिखी, तो हम योजना आयोग का कार्य यह भी हो गया कि उसे उन कारकों का पता लगाना है, उन कारणों का पता लगाना है कि जिनके कारण हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है। कौन से ऐसे कारक है जो योजना प्राप्त करने में, हमारे देश को विकास प्राप्त करने में बाधक सिद्ध हुए हैं, बीच में रोड़ा सिद्ध हुए, उन कारकों का पता लगाना है। प्रगति की योजना का मूल्यांकन करना। जो प्रगति की जो योजना है, जो योजना तैयार की गई थी प्रगति के लिए, विकसित होने के लिए जो योजना तैयार की गई थी, उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब यह देखना कि जो योजना तय की गई थी उसके ही अनुसार काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर कितना प्रतिशत उसके अनुसार काम हुआ है। तो मूल्यांकन निकालना कि जो प्रगति की जो योजना, कितनी प्रगति हमारे देश ने की है, जो प्रगति है वो कितनी हुई है हमारे देश में, वो निकालना। तो ये सभी थे योजना आयोग के कार्य। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो क्या थी, या फिर यह पूछ लिया जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, उन दोनों के बीच में कौन से अंतर है। तो अगर आप प्रथम पंचवर्षीय योजना को समझ लेंगे और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को समझ लेंगे तो आप उसके अंतर भी अपने आप कर सकते हैं। और अगर अलग से पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है तो आप उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि आपको पॉइंट वाइज करना है, पॉइंट याद कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इनको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके मार्क्स आपको गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो कब से कब तक थी, वो 1951 से 56 तक चली। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक वह के.एन. राज द्वारा नेतृत्व, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 56 तक चली थी, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, के.एन. राज उसका नेतृत्व कर रहा था। अब तो आपके एमसीक्यूज आने लग गए हैं, तो जो एमसीक्यूज है उसमें आपसे और कुछ नहीं, जो बारीकी की चीजें होती हैं वो पूछी जाती हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं ऐसी बातों को पूछा जाता है, क्योंकि जो मीडियम जो चीजें होती हैं वो तो हर कोई याद कर लेता है, जो उसके अंदर की बारीक जो चीजें होती हैं वो मुश्किल से किसी किसी को याद रहती है। तो उन्हीं चीजों को खींच लिया जाता है और उन्हीं के एमसीक्यूज बना दिए जाते हैं। तो देखिए के.एन. राज द्वारा नेतृत्व किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का के.एन. राज द्वारा नेतृत्व किया गया था। धीमी गति से विकास को बढ़ावा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें धीमी गति से, जो के.एन. राज थे उनका मानना था कि हमें धीमी गति से क्या करना चाहिए, विकास को प्राप्त करना चाहिए, धीमी गति से विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। धीमी गति से ही विकास को प्राप्त करने का निर्णय किया गया था, और इसके आधार पर हमें 5 वर्ष तक 51 से 56 तक हमें जो विकास है उसकी गति पकड़ लेनी थी, उसकी तरफ बढ़ना था हमें। कृषि क्षेत्र को अधिक महत्व। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, आपको याद रखना है ये कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। इसमें जो कृषि क्षेत्र है उसको अधिक महत्व दिया गया था। जो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था में 85% से भी ज्यादा, जो 85% से भी ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए थे। तो इसी का फायदा उठाया गया।
तो हमने सोचा, हमारे जो नेता थे या फिर जो भी नेतृत्व कर रहे थे इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो उन्होंने सोचा कि अगर इतने ज्यादा लोग कृषि में अपना योगदान दे रहे हैं तो उसी को अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे पहले हमें खाद्य में आत्मनिर्भर भी होना था। ऐसा ना हो कि खाद्य में हम पिछड़ रहे और औद्योगिक में हम आगे बढ़ जाएं, तो इससे भूखमरी की स्थिति आ सकती थी क्योंकि हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए थे। तो पहले हमने कृषि क्षेत्र में ही अपना पूरा योगदान देने की पूर्ण कोशिश की। बांध व सिंचाई के क्षेत्र में निवेश। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया और इसके लिए बांध व सिंचाई के जो क्षेत्र हैं उनमें निवेश किया गया। अधिक से अधिक बांधों का निर्माण करवाया गया जिससे कि सही प्रकार से सिंचाई की जा सके। जो पानी है सिंचाई का, जो पानी होता है सिंचाई का, वह सही प्रकार से खेतों में जा सके, इसके लिए पूर्ण जो सुविधाएं वह उपलब्ध करवाई गई। तो कुछ इस प्रकार के कदम भी उठाए गए थे। भाखड़ा नांगल परियोजना। इस प्रकार की जो भाखड़ा नांगल जो परियोजनाएं थी, इस प्रकार की जितनी परियोजनाएं थी उनके लिए धनराशि आवंटित की गई। आवंटित मतलब इकट्ठी की गई। तो जो धनराशि थी इन सारी योजनाओं के लिए इकट्ठी की गई और इन योजनाओं में लगाई गई, जिससे कि कृषि को बढ़ावा मिल सके, कृषि में विकास प्राप्त कर सके हम। भूमि सुधार पर विशेष ध्यान। जो कृषि के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा या फिर सबसे बड़ा जो बाधक था वो था भूमि पर जो जमींदारों का कब्जा होना। तो इसके लिए भूमि सुधार के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जो हम आगे पढ़ेंगे अलग से भूमि सुधार के जो टॉपिक होगा उसमें। तो जो भूमि सुधार है उसके लिए उस पर विशेष ध्यान दिया गया और उसके लिए बड़े कदम उठाए गए, जैसे कि चकबंदी की गई और जो कृषि थे उनको प्रोत्साहन दिया गया कि तुम फसल उगाओ, उसके जितने भी, अगर तुम्हारी फसल उतने रेट पर, उतने प्राइस पर नहीं बिकती है तो सरकार तुम्हारी फसल को खरीद लेगी। तो इस प्रकार के कदम उठाए गए थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस प्रकार से कृषि के अंदर विकास पर पूरा जोर दिया गया था, कृषि के अलावा किसी पर इतना जोर नहीं दिया गया था। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक होगी? 1956 से 1961 तक, 5 साल बढ़ा लीजिए। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें पूरा जोर किस पर दिया गया था? प्रथम में तो हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि पर जोर दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर पूरा जोर दिया गया था। अब देखिए जो इसमें कौन कौन सी चीजें हुई जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। देखिए पीसी महालनोबिस द्वारा नेतृत्व, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका नेतृत्व पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था और ये कब हुई थी? 1956 से 1961 तक। तो जो पीसी महालनोबिस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए पीसी महालनोबिस, आपसे सीधा क्वेश्चन ना पूछकर भी पीसी महालनोबिस द्वारा जो योजना को नेतृत्व दिया गया था उसकी व्याख्या कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको ये नाम याद रखना है और साथ साथ एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। अब देखिए तेज रफ्तार से संरचनात्मक परिवर्तन। हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें धीमी गति से क्या करना था? विकास को प्राप्त करना था, विकास की तरफ बढ़ना था। परंतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर यह जोर दिया गया कि तेज रफ्तार से हमें क्या करना है? संरचनात्मक परिवर्तन करना है। तेज गति से हमें विकास की तरफ बढ़ना और विकास को प्राप्त करना है। इसमें धीमी गति पर कोई भी जोर नहीं था, इसमें तेज गति से प्राप्त करना है, क्योंकि अब हम सब जो भारतीय थे वो समझ गए थे कि धीमी गति से कुछ नहीं होने वाला, धीमी गति से हम कब तक विकास करेंगे। तो इसके लिए तेज गति से, तेज रफ्तार से हमें क्या करना है? विकास की तरफ बढ़ना है और विकास को प्राप्त करना है। देसी उद्योगों के संरक्षण हेतु कदम। देसी उद्योग क्या होते हैं? देसी मतलब घरेलू। जो घरेलू उद्योग थे उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम उठाए गए इस योजना के दौरान, क्योंकि ये कौन सी योजना थी? औद्योगिक को महत्व देने वाली योजना थी, औद्योगिकरण को महत्व देने वाली योजना थी। तो इसमें जो घरेलू उद्योग थे उस पर जोर दिया गया, उनका संरक्षण किया गया बाहरी उद्योग से। बाहरी उद्योग कौन से थे? जो बाहर से जो भी वस्तुएं आती थी हमारे देश में, जो आयात की जाती थी,
उन पर भारी कर लगा दिया गया और देसी उद्योगों को महत्व दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो बाहर से जो भी वस्तुएं आती थी, अगर वह सस्ती होती और लोग उनको ज्यादा खरीदते, तो हमारे देश का जो उद्योग है वह तो पिछड़ जाता बहुत ज्यादा। औद्योगिकरण की रफ्तार क्या, हम तो उसकी कहा जाए तो पूछ भी नहीं पकड़ पाते। तो इसलिए हमारे देश में यह कदम उठाया गया कि घरेलू जो उद्योग है उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। और इसके लिए कुछ और भी चीजें अपनाई, कुछ और कदम भी अपनाए गए थे, जैसे कि लाइसेंस लागू कर दिया गया कि जिनके पास लाइसेंस होगा वही क्या कर सकते हैं, उद्योग खोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर कोई खोल के बैठ जाए उद्योग, तो जिनके पास लाइसेंस है। तो इस प्रकार से जो घरेलू उद्योग है उनको पूर्ण संरक्षण दिया गया था। अब देखिए, बचत व निवेश में वृद्धि। इस योजना में हमने कृषि में क्या देखा था, धीमी गति से क्या करना है, विकास को प्राप्त करना है। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बचत करनी है या फिर निवेश पर ध्यान देना है। इस योजना में यह देखा गया, जब हमने एनालाइज किया, जब हमने विश्लेषण किया कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने गति क्यों नहीं प्राप्त की, हमने विकास की गति क्यों नहीं छुई, तो इसके कुछ कारण निकल के आए। जैसे कि जो बचत है या फिर जो निवेश है वो नहीं हो रहा था, लोग बचत नहीं कर पा रहे थे और निवेश भी नहीं कर पा रहे थे उद्योगों में। तो इसके लिए इस योजना पे महत्व दिया गया कि जो भी लोग हैं वो क्या करें, अपने बचत करें। इनके लिए बैंक खोले गए ज्यादा से ज्यादा और निवेश पर भी जोर दिया गया। तो इस प्रकार से जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसमें पूरा जोर औद्योगिकरण पर दिया गया था। ये वीडियो यहीं पर पॉज करनी होगी। अगर आपको अच्छे समझ में आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सके। थैंक यू।